सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो, माल हो, बगैर पैसों के भी सदका कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सूबों का नहीं है। स्पोर्ट्स करो, वी सपोर्ट यू, बट बी सेफ। कराची के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हिम्मत हारेंगे, नियत सही हो तो हर काम हो सकता है। फैमिली ने मुझे इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मुझे पहले से ही शौक था कि मैं बाहर मुल्क में जाऊँ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज भी प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करना है और अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि सदका कीजिए, क्योंकि मुसीबतों से जान छुड़ानी है। और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों, माल हो, बग़ैर पैसों के भी सदका कर सकते हैं। रास्ते से पत्थर हटा दीजिए, किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए, बग़ैर वजह के मुस्कुरा दीजिए। लोगों को अच्छी बात बताना भी सदका है, तो कोशिश कीजिए कि दिन का आगाज़ सदक़े और अच्छे कामों से करें ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली मुसीबतों से आप बचे रहें। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। ऑपरेशन नज़्म व इस्तेहकाम से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने वजाहत जारी कर दी। बड़े फौजी कार्रवाई की तरदीद। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद सिक्योरिटी इदारों के ताउन, कसीर जहती रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन करार, लेकिन अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात फिर भी बरकरार। हुकूमत के पास तमाम जमातों को एतमाद में लेने का क्या प्लान है, आज प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची में गर्मी ने भयानक रूप धार लिया। समंदरी हवाओं के ठहरावे से शदीद हब्स, हीट स्ट्रोक से एक दिन में 10 से ज़ायद अमवात की इतलात। शहरियों को ऐसे में कौन सी एहतियात अपनानी चाहिए, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। सिंध के कच्चे के डाकुओं का पक्का सफाया कैसे किया जाए, सदर आसिफ अली जरदारी खुद मुतहर्रिक। सखर में वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ अहम बैठक। सूबे में आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। और पाकिस्तानी कोहपेमा समर खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से स्नो बोर्डिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। फ़ख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। ये है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अब हम कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि मुल्की सियासत में इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पीपल्स पार्टी बजट से खुश नहीं, तो दूसरी जानिब बजट की मंजूरी के लिए नवाज लीग से पावर शेयरिंग की शराइत पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पोस्टिंग और तैनातियों पर अपनी मर्जी शामिल करने की शर्त रखी, तो नवाज लीग भी सिंध में मनपसंद अफराद को महकमों में जगह देने पर बाजिद है। इसी तरह अब नए ऑपरेशन के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो इस मामले पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कल ANP की मरकज़ी क़यादत ये कह रही थी कि असल ऑपरेशन पंजाब में होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों की असल जड़ें पंजाब में हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के भी नए ऑपरेशन से खुश दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि एपेक्स कमेटी इजलास में तो किसी ऑपरेशन का जिक्र तक नहीं था, लिहाजा बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस ऑपरेशन से मुतालिक वजाहत जारी करना पड़ी, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन से ना किया जाए, किसी बड़े ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा है। इसी सारी सूरत पर बात करने के लिए नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्दुल कयूम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सेनेटर साहब मैं आपसे यही जानूंगी, ये तो बड़ा एक मुल्की मफाद का, कौमी मफाद का मैटर है, इस पर तो तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तलाफात सामने नहीं आने चाहिए थे। स्पेसिफिकली ये जो अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है। या देखिए बीबी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे फौरी तौर के ऊपर एक चीज़ों को हवा में ले जाते हैं और फिर एक काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ 2 तरह के अटैक्स हो रहे हैं। एक तो ये टेररिस्ट फिज़िकली अंदर आके अटैक कर रहे हैं और उस पर हमारी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, और दूसरा है डिजिटल टेररिज्म, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा करके उसी को रीइंफोर्स कर रहा है ताकि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाए, और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और गलत। अभी ये जो नया जो उन्होंने कहा है अज़्मे इस्तेहकाम वाला प्रोग्राम, देखिए ये हमारी ज़रूरत इसलिए है कि ऑलरेडी आप नबर आजमा तो हैं,
एवरीडे लेकिन ऑपरेशन सेनेटर होता साहब, है। इसमें ना एक और बात भी डिस्कस हो रही है। वो ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन था जो कि चल रहा था, लेकिन इसका नाम जो है उसको दे दिया गया है। तो ये समझ नहीं आई कि इसको नाम देने की क्यों जरूरत महसूस हुई। अगर ये ऑपरेशन चल रहा था, पहले से था, तो फिर ये नाम की वजह से एक बिला वजह की कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। अच्छा, और थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने ना लेफ्ट साइड पे हो जाएं, ताकि आप हमारी ना बिल्कुल मिडल में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो नाम दिया गया है, इसकी खास वजह क्या है? देखा, इसकी वजह ये है कि जो तो है ना दहशतगर्द के खिलाफ, वो तो काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है और फौज यूज कर रही है, लेकिन जो दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, उसको खत्म करने के लिए आपको पूरी एक कौमी एक तगोदो चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फौज जाए और टेररिस्ट के नेस्ट को खत्म करती जाए। ये दहशतगर्दी एक बड़ा, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इट इज नॉट ओनली फिजिकल अटैक्स व्हिच आर कमिंग, इसके अंदर एक फौज की इन्वॉल्व नहीं, पूरी कौम को इन्वॉल्व करना है। तो अगर उन्होंने कहा अज़्म इस्तेकाम, और उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए, मीडिया की भी चाहिए, पब्लिक की भी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों की भी चाहिए, जुडिशरी की भी मदद चाहिए, तो आप अज़्म इस्तेकाम कहने में हर्ज क्या है। और पॉइंट ये है कि अभी हमारी फौज को सोई हुई तो नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी, सेकंड लाइन फोर्सेस, पुलिस, सारे काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि देखें, कैजुअलिटी तो होती है केपी के अंदर, लेट से वहां अटैक होता है वजीरिस्तान में, लेकिन डेड बॉडीज आती हैं चकवाल में, तलगंग में, कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन सिर्फ दो सूबों का नहीं है कि बलूचिस्तान, ये फ्रंट लाइन सूबे जरूर हैं, लेकिन जो मुल्क सफर कर रहा है, जहां तक फिजिकल कैजुअलिटीज है वो भी पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, जहां तक इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, जहां तक मोरल ऑफ नेशन है वो भी पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट करता है। आपने वजह फरमाया। अच्छा, नहीं, इसमें मैं आपकी चाहूंगी थोड़ा सा जरा लोगों की रहनुमाई के लिए, यूम साहब, नया इस ऑपरेशन में क्या है? जो मैंने अभी सीनियर जर्नलिस्ट को सुना है, उनकी तरफ से ये जो एक बताया गया है, वजह इसकी वो ये है कि पहले ये होता था कि हमारा फौजी ऑपरेशन होता था, वो दहशतगर्द पकड़ के लाते थे, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं होता था, हुकूमत उसको ओन नहीं करती थी। अब ये कहा गया है कि हम मिलकर करेंगे, हुकूमत कानूनी रास्ता बनाएगी और फौज साथ सपोर्ट करेगी, और ये बाकायदा फिर ऑपरेशन किया जाएगा। आप इस हवाले से क्या बताएंगे हमें, क्या वाकई ऐसा है? या देखिए, ये तो ऑफ कोर्स ऐसे है। आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा था तो अदालतें छोड़ती जा रही थी, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 2 साल के लिए सनसेट क्लास के साथ, कि फौजी अदालतें हों और इनका केस डे टू डे बेसिस पे चले और उसका फैसला हो। तो इवन देन फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये है कि अदालतों का एक अपना है कि जैसे जी प्रूफ फलाना दे। अभी एक बंदे को फायरिंग करते हुए आपने पकड़ लिया, उससे आपने दस्तयाब भी कुछ चीजें कर ली। इवन देन फिर विटनेसेस, अभी आपको नॉर्थ वजीरिस्तान और बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर तो अदालत का एक अपना निज़ाम है, तो मिलिट्री कोर्ट्स में दैट इज व्हाई यू नीड कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, और इन एडिशन टू दैट जुडिशियल उसके अंदर। और अल्लाह के करम से आप देखें कि जब ये ज़रबे अज़ब शुरू हुआ था 15 जून 2014 में, तो क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज 6 जून को कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जिन्ना के ऊपर हमला टेररिस्ट ने किया था और टीटीपी ने उसकी कबूल की थी। तो ये दूर दराज तक इस तरह फिर रद्दुल फसाद शुरू हुआ, और ये भी 22 फरवरी 2017 को शुरू हुआ, और इसको फिर कंटिन्यू किया गया इवन 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और जोर शोर से काइनेटिक की फोर्स भी यूज होती रही और पूरा। लेकिन माजी में यही होता रहा कि सब कुछ हम फौज पे छोड़ के बैठ गए, जो कुछ है जी अच्छा ऑपरेशन कर दिया, और हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहे कि देखो आपने कहा इतने बंदे दहशतगर्द मार दिए हैं, तो वो किधर हैं, वाकई आपने मारे भी हैं कि नहीं है। उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन पुलिस, कोस्टल गार्ड, सेकंड लाइन फोर्सेस तो इस्तेमाल हुई, लेकिन पूरी कौम का उस तरह का साथ इकट्ठा हो के तामन बड़ा जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप तो कौम की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर वो उन लोगों की बात करूंगी कि जिनको तो इस कौम ने मैंडेट दिया है
वो ही जब इख्तलाफ राय रखेंगे या फिर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे तो कौम भी ज़ाहिर है एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी, कन्फ्यूजन का शिकार होगी कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जो ठीक नहीं है। ये क्या पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है या फिर ये जो जवाब पेश कर रहे हैं ये जायज़ है? ऑनेस्टली मैं ये आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही है। देखें, लास्ट टाइम जब बच्चों पे हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, तो नेशनल इलेक्शन प्लान बना था, तो वो कौन सा पहले पार्लियामेंट में क्या डिस्कस हुआ था, वो उसके ऊपर एपीसी बुलाई गई थी जिसमें तारिक इंसाफ के इमरान खान साहब भी थे, मिलिट्री क़यादत भी थी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, और फिर उन्हीं के अंदर ये फैसला हुआ था कि एपेक्स कमेटियां बनेगी और ये इनको टेररिज्म, तो वो तो नेशनल एक्शन प्लान अभी भी जिंदा है ना, 20 पॉइंट्स है, और वो 20 पॉइंट सिर्फ फौजी एक्शन के तो नहीं है, उसके अंदर तो हेट स्पीचेस भी हैं, मीडिया के ऊपर है, फंड्स की बात है, बहुत सी चीजों का उसके अंदर वो है, नेक्टा का बनाने का था, और बड़ी चीजें थी जिनके ऊपर किया गया। तो अभी आप एक बात का बतंगड़ बनाते हैं। आप ठीक कहती हैं कि पार्लियामेंट में भी हमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, सोच समझ के, और वहां बैठ के पार्लियामेंट एक अच्छा फ्लोर और हुकूमत क्या रही है कि फॉर श्योर हम उनको क्लैरिफाई। मैं चाहूंगी कि जो एक जवाब पेश किया ऑपोजिशन ने, उस पर काफ़ी बहस हो रही है कि वाकई लोगों को क्लियर नहीं है कि इस ऑपरेशन को नाम तो दे दिया गया, ये किस नौयत का ऑपरेशन होने जा रहा है, और फिर ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी हमें तो क्लियर ही नहीं किया गया, ना हमें एतमाद में लिया गया, और पहले ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए था। तो क्या ही अच्छा होता कि जब एक नेक काम करने जा ही रहे थे तो उससे पहले अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लेकर तो प्रॉपरली किया जाता, ताकि बाद में एटलीस्ट कोई इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना होती। देखें, आप एपेक्स कमेटी सिर्फ सबको एतमाद में लेने के लिए है ना, जिसमें सारी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ और केपी के चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, और उसके अंदर सारी चीजें हाईलाइट हुई। बट द पॉइंट इज टेकन कि चलो इनको आप उधर भी करें, आप पार्लियामेंट के अंदर भी बेशक डिस्कशन कर लें, लेकिन मसला ये है दी वार इज ऑन, आपकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, आपके ऊपर लोगों का मतलब टेररिस्ट जो है वो दनाते फिर रहे हैं, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो रही है, आपका सी पैक इफेक्ट हो रहा है, तो आप एक ऑपरेशन के अंदर तो ऑलरेडी हैं। ये जो अज़्म इस्तेकाम है, ये इसके अंदर कौम को इन्वॉल्व करने की बात है, पूरी कौम को मुझे ये बताएगा कि ये जो लोगों ने एक तासुर लिया है, बल्कि लोगों ने क्या, मैं एक मखसूस जमात की बात करूंगी, मैं असद कैसर साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी पहले जब ऑपरेशन हुआ तो लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, उनके मुआशी जो साइकिल था वो रुक गया, तो हमें ना जहाँ फ़ायदे व नुकसान भी हुए हैं ऑपरेशंस के, तो लिहाजा अभी बिल्कुल हमारे लिए कंसर्निंग बात है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मुझे ये बताएंगे कि ये जो अज़्म इस्तेकाम है इसमें स्ट्रेटजी होगी क्या? देखिए, जो तो आप देखिए, जो असद की बात है ना, वो उस लिहाज से अपने तौर पे वो ठीक कह रहे हैं कि जब ज़रबे अज़ब हुआ था तो उस वक्त तो मिलिट्री ट्राइबल बेल्ट के अंदर पहले नहीं थी, ये तो उस वक्त मूवमेंट हुई हैवी कॉन्टिजेंट की, और वो आपने देखा कि उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई बहुत से लकूखा लोगों की, और बड़ा प्रॉब्लम। अभी तो ऑलरेडी आर्मी डिप्लॉयड है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पूरी कोर लगी हुई है, आगे सिविल आर्म फोर्सेस हैं, कोई और डिस्प्लेसमेंट कोई, और उस वक्त आपने अपने इलाके क्लियर करने थे, नॉर्थ और साउथ वजिस्तान पे आपका कंट्रोल नहीं था, उधर का बैतुल्ला मसूद का कंट्रोल था, नो गो एरियाज थे। नहीं अनडाउटेडली कयूम साहब, हमें इन ऑपरेशंस के फायदे हुए हैं, तभी हम लोग, आप देखें ना पहले किस कदर ये सुसाइड बॉम्बिंग होती, लोग घरों से निकलते हुए डरते थे, तो ये इन ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि नॉर्दर्न एरियाज को भी बिल्कुल दहशतगर्दों से पाक किया गया, कि लोग अब टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और जाकर पाकिस्तान की खूबसूरती देखते हैं। तो इन एपिक्स कमेटीज़ के और इन प्लान्स के फ़ायदे तो हैं, खैर अल्लाह बेहतर करे, आगे चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि जो ये मकसद है इसका वो अच्छा है, तो इन सबको एक पेज पर होना चाहिए इस कौमी मकसद के लिए, मुल्की मफाद के लिए। बहुत शुक्रिया कयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें, और अभी प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी
वेलकम बैक नाजरीन। अभी मेरे ना जहन में पहाड़ ही घूम रहे थे, क्योंकि आजकल लोग ना गर्मी की वजह से ना नॉर्दर्न एरियाज़ का काफ़ी रुख कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जाना चाहिए इस गर्मी से जान छुड़ाने के लिए। तो मेरे सामने जो खबर आई है वो भी कुछ पहाड़ों से रिलेटेड ही है। कोपेमाई की दुनिया में अब पाकिस्तानी ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं। आज हीरो पाकिस्तानी में हमारे साथ मौजूद है समर खान, जिन्होंने यूरोप की सबसे बुलंद चोटी एल्ब्रस को कामयाबी के साथ सर किया है और वो नीचे उतरी हैं। एक्शन स्पोर्ट्स की दुनिया में कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। समर खान इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम समर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह क्या बात है, आपकी सिन्फे नाजुक को ना इतना नाजुक नहीं समझना चाहिए, आपने साबित कर दिया है। ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। तो समर मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, ये शौक आपको कब से था? आई एम परसुइंग एक्शन स्पोर्ट्स सिंस 2016 और मैंने स्टार्ट माउंटेन बाइकिंग से किया था एंड इवेंचुअली फिर मैंने उसमें स्नोबोर्डिंग भी ऐड माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग। मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ अलग करना चाह रही थी, तो मैं आई थिंक सो आपने हाइकिंग का है, राइट? आई डू माउंटेन बाइकिंग एंड स्नोबोर्डिंग प्रोफेशनली। विंटर्स में हमारा स्नो स्पोर्ट्स होता है स्नोबोर्डिंग, और समर्स में माउंटेन बाइकिंग। अच्छा, जबरदस्त। तो मुझे बताइएगा, ये तो बहुत रिस्की है, मतलब जाहिर है अब इसमें आप बगैर किसी कोच के या ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते। तो किस तरह आपने खुद को प्रिपेयर किया, ख़ास तौर पर यूरोप का जो ये पहाड़ जिस पे आप लोगों ने स्नोबोर्डिंग की है, कुछ बताएंगी? यहीं का क्यों सोचा, ये एल्ब्रस को ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि एल्ब्रस से पहले मैंने कॉन्टिनेंट अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक किलिमंजारो समिट किया था, उस पर मैंने साइकिलिंग अटेम्प्ट की थी। उसके बाद मैंने कॉन्टिनेंट यूरोप की हाईएस्ट पीक समिट करनी थी, जिसका मुझे बहुत मुश्किल से वीज़ा और स्पॉन्सर और सब कुछ मिला। तो मैं 3-4 सालों से कोशिश कर रही हूँ और इस साल फाइनली मुझे वीज़ा मिला रशिया का, तो मैं वहाँ जा सकी। माउंट एल्ब्रस भी एक डोरमेंट वोल्केनो है, एक टाइम पे एक वोल्केनो था, और ये 7 समिट्स जो दुनिया की 7 बुलंद तरीन चोटियाँ जो 7 बार आज़मों में से हैं, इनमें से एक माउंट एल्ब्रस है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ कौन कौन था और ये सफ़र कितना कठिन था? कोई ऐसे मोमेंट्स जो कि आपको हमेशा याद रहेंगे? जाहिर है मौसम की भी सख्ती बर्दाश्त करना पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। पहाड़ों पे हमेशा ही बर्फबारी, सख्त मौसम, तूफान, ये चीज़ें होती हैं, और मौसमियात और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बचने के लिए इसीलिए हम अक्सर जब भी पहाड़ समिट करने निकलते हैं, आखिरी स्टेज हमारा हमेशा रात को ही होता है। हम रात को 1 या 2 बजे निकलते हैं अपने हेड टॉर्चेस लगा के अंधेरे में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा वेदर स्टेबल होता है, हम बर्फ पे चलने के काबिल होते हैं, वो मेल्ट नहीं हुई होती। ओवरऑल माउंट एल्ब्रस का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, वो हर आधे घंटे में चेंज होता है, कभी बारिश और तूफान शुरू हो जाता है, कभी अचानक धूप निकल आएगी। तो हम अपने साथ कपड़े, गियर्स, इक्विपमेंट उसी तरह मैं लेके गई थी। पाकिस्तान से मैं एक ही क्लाइंबर थी और मेरे साथ यूके, डेनमार्क, रशिया के मुख्तलिफ लोग थे, तो हम लोग तकरीबन 10 लोगों की टीम थी। अच्छा, तो मुझे समर ये बताएगा कि जो स्नो बोर्डिंग है इसका रुझान पाकिस्तान में कैसा है? आपको शायद हैरानी हो, क्योंकि 2018-19 में पाकिस्तान में सबसे पहले स्नोबोर्डिंग जिसे इंट्रोड्यूस की वो मैं थी, और मेरे पास दुनिया में पाकिस्तान में एक ही एथलीट थी जिसके पास प्रॉपर स्नोबोर्ड किट थी, जो मुझे एक ट्रेनिंग से मिली थी। समर, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? ट्रेनिंग आपने किससे ली है, कहाँ से ली है? स्नोबोर्डिंग की ट्रेनिंग तो, क्योंकि आपको पता है एक्शन स्पोर्ट्स एक बहुत नई फील्ड है पाकिस्तान में, इसका कोई खास कॉन्सेप्ट के अवेयरनेस नहीं है, तो मैंने अपनी सारी यूट्यूब मोस्टली जो सारी अपनी स्नोबोर्डिंग है यूट्यूब वीडियोस से सीख के की है, और खुद ही मुझे तकरीबन 3 से 4 साल लगे प्रॉपर स्नोबोर्डिंग सीखने में, बैलेंस करने में, टर्न्स करने में, टेक्निकल नॉलेज सीखने में, क्योंकि हमारा कोई कोच है नहीं। और अभी मैंने खुद कुछ लड़कियों को सिखाया जितना मुझे आता था, तो अभी पाकिस्तान में हार्डली कोई 3-4 लड़कियां होंगी जो मुझे समझ इस बात पे बड़ी आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपने, ठीक है, आपने जो कुछ किया वो अपने बलबूते पर किया और यूट्यूब से देखकर आप सीखती रही हैं। अनडाउटेडली आप बहुत इंटेलिजेंट और बड़ी करेजियस हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्की है कि आप इस तरह किसी माउंटेन को जनाब सर करने चले जाएं, और वो भी स्नोबोर्डिंग से, जिसका कोई स्पेशल कोई ऐसा कोच या फिर कोई ऑफिशियल जो कि आपकी एक मोरल सपोर्ट के लिए भी आपके साथ ना, और बस आप निकल गए। तो फैमिली का रिस्पांस क्या था? फैमिली ने तो नहीं हेजिटेट किया कि भाई तुम क्या करने जा रही हो? मेरी अम्मी काफ़ी कंसर्न होती हैं, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो सिंगल पेरेंट, मेरे अबू हैं नहीं,
सो उनको ज़्यादा प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए होती है। मुझे अक्सर कहती हैं कि स्पोर्ट्स करो, वी सपोर्ट यू, बट बी सेफ, और सबसे पहले प्रायोरिटी आपने अपनी सेफ्टी को देनी है। सो ये काम तो बड़ा रिस्की है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा माउंटेन है, आपको स्टडी करना पड़ता है, खाइयाँ कहाँ पे है, पत्थर कहाँ पे हैं, आप कौन सी ऐसी सेफ लाइन चूज करेंगे जिसमें आपको खतरा ना हो और आप सेफली नीचे उतर सकें। तो इसलिए मैंने वहाँ की जितने भी स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स से पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं किस एंगल से या किस डायरेक्शन से नीचे उतरूंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बहुत सारी साइड्स होती हैं, सो आपको चेक करना होता है। अच्छा, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हमारे यहाँ कुछ खेल ऐसे हैं कि जो शायद पाकिस्तानी ये तासुर उनके जहनों में है कि ये बस गोरा जो है ना ये वही कर सकता है, ये शायद हमारे बस की बात नहीं है, ना हमारा लैंडस्केप इस तरह का है, हालांकि हमारे यहाँ सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जिन बच्चियों को आप सिखा रही हैं, मैं चाह रही हूँ मुझे बताइएगा कि अवेयरनेस कितनी है लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में ये वाली, और लोग कितना मतलब कन्विंस्ड हैं कि हाँ भाई ये भी एक खेल है और इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आ रहे हैं लोग? आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो काफ़ी अवेयर और एक्टिव हैं, सो बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिर जो हमारी प्रीवियस पुरानी जनरेशन है, हमारे माँ बाप हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए पहले मुझे कम्युनिटी टॉक्स करनी पड़ती हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है इसका फ़ायदा क्या है, मैंने अपनी फील्ड में क्या कुछ किया है, या लाइक हाउ एम आई एबल टू ब्रिंग द ऑनर होम, मैंने कितनी चैम्पियनशिप जीती हैं, अवार्ड जीते हैं, मेरी फैमिली को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर वो थोड़ा बहुत मानते हैं और उनको ट्रेनिंग की इजाज़त देते हैं। सो अभी इट्स वेरी अर्ली स्टेज ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर अ होम ऑफ हाईएस्ट पीक्स। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें और कोचिंग शुरू कर दें, और बड़ा कुछ इससे हो सकता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक समर, थैंक यू सो मच फॉर यू कि आप हमारे साथ मौजूद रही। और अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे टूरिज़्म की, चित्राल की, जहाँ पर सड़कें नहीं बन सकी हैं लेकिन हेली सर्विस शुरू हो गई है। हुकाम ने अजीब सी बात कही है, उनके मुताबिक सड़कें ख़राब इसलिए सयाहत में कमी है, मगर सड़कें क्यों नहीं बनवा रहे ये नहीं बता रहे। और अब नई खबर ये है कि अगर आपके पास लाखों रुपए इजाफी पड़े हैं और किसी काम के भी नहीं हैं तो आज ही KP के चले जाएं और वहाँ जाके हेलीकॉप्टर की सैर कर लें, क्योंकि KP हुकूमत ने सयाहत के फ़रोग के लिए जो मनसूबा बनाया है उसमें हेलीकॉप्टर सयाहत सर्विस शुरू की है, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है, यानी कि 2 लाख से तो स्टार्ट हो रहा है और 7.5 लाख तक अदा करना होंगे आपको। इब्तदाई तौर पर यह सर्विस चित्राल में शुरू हुई है, 20 मिनट का चक्कर 2 लाख रुपए का होगा, 1 घंटे की सवारी 6 लाख रुपए की होगी और 1.5 घंटे की सैर के 7,35,000 रुपए बनते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा गरीब बंदा तो नहीं कर सकता, अच्छे खासे पैसे वाला ज़रूर करेगा जिसके लिए लाखों रुपये आपको मान ही नहीं रखते हैं, छोटी सी रकम है। तर्जुमान KP के सयाहत और सकाफत साद बिन अवैस साहब ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि सयाहत के फ़रोग के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़ यकीनन खुशाइंद है, ये बताएं कि सर्विस का आगाज़ चित्राल से शुरू करने की क्या वजूहात है और सर्विस के बाद सयाह किस तरह की सैरो तफरी से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोग का। और सबसे पहले तो आपने कहा कि चित्राल से ही सर्विस का क्यों आगाज़ किया। हेली टूरिज़म बहुत से मुल्कों में होती है और हमारा भी ये प्लान था कि खैबर पख्तूनख्वा में इसको शुरू किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा महकमे सियाहत जो है, कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि सबसे आगे रही है। कॉल सेंटर हमारा देख लें, 1422 टूरिज़म हेल्पलाइन देख लें, टूरिज़म पुलिस देख लें, ये सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा महकमे सियाहत का ही इनिशिएटिव है। और हेली सर्विस का भी हमने सबसे पहले शुरू किया और ये चित्राल से शुरू करने का मकसद ये है कि जो साल 2024-25 है ये हम बेसिकली तिरछमीर ईयर के तौर पे मना रहे हैं। जो चित्राल की मशहूर पहाड़ी है
और इसको फ़रोग़ देना है, चित्राल में सियाहत को फ़रोग़ देना है। और इंटरनेशनल इवेंट जो है शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है वो 28, 29, 30 जून से शुरू हो रहा है, तो जिसके लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमने इस हेली सर्विस का आगाज़ भी जो है हम शंदूर से ही करें, ताकि चित्राल से इसको शुरू किया जाए। और मज़ीद सिर्फ ये नहीं कि चित्राल में ही रहेगा, चित्राल के बाद जो है ये दीगर साइट्स पर भी जाएगा। नारायण कागान हो गया, मलाकंड की जो स्वात वगैरह कालाम की साइड है, इस साइड पर भी इसको हम लेकर जाएंगे। और इससे क्या है, जो एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट हैं, तो जो ट्रैवलिंग जाते हैं बाय रोड, तो चंद घंटों में जो है ये पूरे इलाके का व्यू भी देख लेते हैं। और जो ज़मीन से सफ़र में नज़र नहीं आता वो हवाई सफ़र में जो नज़र आ जाता है। तो हेली सफारी जो है उनके लिए बेहतरीन। कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए पैकेजेस के बारे में बताइएगा कि क्या लंबे दौरानिए के फ़ज़ाई सफ़र में ज़्यादा किराया अदा करना होगा या फिर आप लोगों ने कुछ फिक्स रखा हुआ है पैकेजेस में? जी, इसमें हमने पहले मरहले में जो है वो 4 पैकेज अनाउंस किए हैं। जो चित्राल से एक पैकेज जो है वो तिरशमीर को जाएगा। तिरशमीर जो चोटी मैंने आपसे कहा, जिसको लोग सर करते हैं, ट्रैकर्स आते हैं और उसको ट्रैकिंग वहाँ करते हैं। तिरशमीर की दूसरा पैकेज है, उसमें कैलाश जो वैली है वो है, साथ में लावारी पास है जो टॉप है, उसकी सैर कराई जाएगी। तीसरे पैकेज में फिर चित्राल की ये तिरशमीर चोटी और साथ में जो काकलिश मेडोज़ हैं वो दिखाए जाएंगे। और जो लास्ट पैकेज है, चौथा पैकेज है, वो शंदूर टॉप का है, जिसमें सारे रास्ते की व्यूज़ देखते हुए शंदूर टॉप पे आएंगे और शंदूर पोलो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे और वापस जो है चित्राल एयरपोर्ट जाएंगे। तो 4 पैकेज हमने मुख्तलिफ रेट्स में अनाउंस किए हैं। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे भी है और पेट्रोनेट जो एविएशन है उन्होंने अपने पेज पे दी हुई है, उसमें आप जाके बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा रकम में ज़्यादातर गैर मुल्की सयाही सर्विस से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, मगर गैर मुल्की सयाह अगर चित्राल और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों का फ़ज़ाई सफ़र करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी के लिए किस तरह के आप लोगों ने इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ गैर मुल्की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हेली सर्विस को करना चाहेंगे। क्योंकि आप चित्राल सिटी से अगर शंदूर आते हैं तो तकरीबन आपके 8 से 10 घंटे लग जाते हैं बाय रोड। तो क्योंकि ऑफ रोडिंग है, बास जगहों पे 4x4 आपको जाना पड़ता है, तो वो टूरिस्ट जो बाय रोड नहीं आना चाहते वो हेली को रेफ़र करते हैं कि वो उस पर आएँ। तो इस वजह से टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की भी हैं, जो फॉरनर्स हैं और लोकल भी हैं, वो कर रहे हैं, बुकिंग्स हमारी हो रही हैं। और साथ में जो सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल इस हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया। उसके बाद ही ये पैकेज भी अनाउंस किया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी सयाहत के शौकीन अफराद हैं वो इस सर्विस से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, वो किस तरह आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? हफ्ते के लिए कहा तो हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी है, KP टूरिज़म डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो पेट्रोनेट एविएशन के पेजेस हैं उनकी वेबसाइट है और उस पर हमारे पेजेस पर उनके लिंक्स दिए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर दिए गए, तो इजीली आप उस पर जाकर इस हेली सर्विस का आप चेक करें और वहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो जो भी जाना चाहता है, आपकी वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच साद साहब आपके वक्त के लिए। और अभी नाजरीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जरा वर्ल्ड कप की अपडेट ले लें। इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताऊंगी अफगानिस्तान जनाब इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी घर आ चुके हैं और अफगानी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत छोटी सी टीम थी किसी वक्त में, लेकिन अब वो तगड़ी टीम हो चुकी है। बांग्लादेश को हराया इन्होंने। कैसे देखा आपने ये मैच और अफगानियों का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना? सोचा था आपने? सोचा तो नहीं था अफगानिस्तान को, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज थोड़ी सी इस मैच के अंदर बुरी लगी थी, जो कि सीरियसली हाईलाइट आपको पता कमेंटेटर्स ने भी की थी, जो गुलबदीन नाइब ने जो एक्टिंग की थी। आपको पता है वो बारिश की जो एक बॉल थी जिसमें शायद जो बांग्लादेश है वो डकवर्स की वजह से आगे हो सकता था, एक स्कोर अपना पीछे थे, तो उन्होंने जो एक्टिंग की नीचे गिरने की कि मेरा अपना क्रैम मुझे पड़ गया, वो बड़ा एक बुरी चीज थी। तो मैंने कहा नहीं यार, दे डोंट डिजर्व टू विन इट। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर, हैट्स ऑफ है। एक नॉन टेस्ट नेशन मैं कह सकता हूँ, जिसको टेस्ट स्टेटस मिला बहुत कम अरसे के अंदर, T20 के अंदर उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, अब उनकी पब्लिक भी आप देख सकते हैं कि जो कि वो एक जज्बाती लम्हात इस वक्त हैं, अफगानी प्लेयर्स के डिजर्व करते हैं वो जिस तरीके से सुपर 8 के अंदर स्पिनर्स ने कंट्रीब्यूट किया। राशिद खान की कप्तानी ने बताया कि क्या वो इम्पैक्ट लेके आते हैं टीम में, लेकिन
इस मैच पे खाली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ तक साउथ अफ्रीका की नजरें थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से खेलेगा, तगड़ा मुकाबला होगा, आसान मुकाबला नहीं होने वाला। अच्छा, वैसे कि रहमानुल्लाह गुरबाज का मैं ख़ास जिक्र भी करना चाहूँगी कि इन्होंने तकरीबन 43 रन्स की इनिंग खेली है और टॉप बैट्समैन यही थे और इन दोनों की एज आई थिंक ऑलमोस्ट 22 ईयर्स है, जो फर्स्ट 2 बैट्समैन थे। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक आगाज़ दिया आज के इस मैच में, जिसके बाद ज़ाहिर है 115 रन्स तक इन्होंने फिर स्कोर किया है। अच्छा टोटल था आपकी नज़र में? देखिए, अगर मैं अफगानिस्तान टीम की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच के अंदर दोनों ओपनर्स को एक चीज ज़हन में पता थी, उन्होंने कोई रैश शॉट नहीं खेली थी, क्योंकि उनका मिड ऑर्डर एज सच सस्टेनेबल नहीं है। अफगानिस्तान का मिड ऑर्डर को ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। गुलबदीन नाइब ने तो अच्छी परफॉर्मेंस पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाई है बॉलिंग के अंदर, लेकिन एज सच मैंने कहा ना सस्टेनेबल नहीं है। इब्राहिम की बात करें, गुरबाज की बात करें, जिस तरीके से ओपनिंग डिपार्टमेंट उनका परफॉर्म करता हुआ है, जो फायर पावर आपको नजर आती है, सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसमें इस टीम के अंदर नजर आती है, एक तो बैकअप करना अपने प्लेयर्स को, दूसरा जो कि इंटेंट की हम बात करते हैं। आपको याद हो कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप का मैच पिछले साल, आपको याद है जब मैक्सवेल ने एक इनिंग्स में पूरा का पूरा मैच का पासा पलट दिया था, तो जोनाथन ट्रॉट की अगर आप कॉन्फ्रेंस देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबका दिल टूटा हुआ। तो उन्होंने एक बात की थी कि आज समझ में आती है कि अफगानिस्तान टीम कहां पर है, कि लोगों को हमसे जीत जोन सी है वो अपना जीतना पड़ता है, मुश्किल से जीतना पड़ता है। और लिटरली हुआ था, बेशक वो एक इनिंग्स ने पूरा का पूरा पासा पलट दिया था, लेकिन प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच के अंदर आता, तो आज भी नजर आज का मैच था ना, इसमें गो के अफगानिस्तान जीत गया और बांग्लादेश हार गया, लेकिन बांग्लादेश के जो लिटन दास हैं उन्होंने यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 54 रन की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना मेरा ख्याल है बनता है। तो अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने फ़ौरन से हमारा जो ओपिनियन है वो दिया है। अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है सिंध में अमन की। सिंध में अमन कैसे होगा, मुश्किल टास्क है, लेकिन इस अमन के लिए कराची को छोड़कर गुज़श्ता रोज़ सक्खर में इजलास हुआ। डाकू राज ख़त्म करने के लिए ज़रदारी साहब ने CM सिंध मुराद अली शाह को सीधा सक्खर बुलाया। वज़ीर आला अपनी पूरी मशीनरी और भारी भरकम प्रोटोकॉल के साथ सक्खर गए, वज़ीरदारी साहब को सब कुछ बताया और फिर बड़े बड़े फैसले हुए। कल रात से ही कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो भी बात हो रही है कि कराची में स्नैचिंग भी हो रही है जैसे हुआ करती थी और होती आ रही है, और यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, नौजवान स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल छीनने कोई आता है मुज़ाहमत पर मारे जाते हैं, यहाँ पर तो हालात उस तरह से कंट्रोल नहीं है और सक्खर में इजलास बुला लिया और वहीं पर सबको इकट्ठा करके कहा गया कि जी ये फैसले होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी पर अभी फ़िलहाल उस तरह से कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आ रहा, इस पर तनकीद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये एवरीथिंग इज डूएबल। मैं क्योंकि निगरान वज़ीर दाखिला भी रहा हूँ और मैं आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्या पोजीशन है। कराची के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कभी ऐसे नहीं होता था कि स्नैचिंग से पहले ये डिपार्ट्स हैं ये उसको बेचारे को मार देते हैं और फिर पिस्टल ये स्नैचिंग करते हैं। आई मीन देयर इज नो पर्पस। ये तो कोई जैसे डिज़ाइन है कि हालात को शो ख़राब कर रहे हैं, वरना आपने अगर एक नहत्ता बेचारा लड़का है और उसको पिस्टल वो है, मोबाइल है, आप चलो मोबाइल छीन के चले, डोंट किल हिम, व्हाई आर यू किलिंग हिम? आई मीन ये एक नया फिनोमेना आ गया जो पहले नहीं होता था। और देखिए, यू नीड टू हैव पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। हर चीज़ डूएबल है। ख़ास तौर पे कराची में आपके देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि नए बच्चे जो है ना उनके पास जॉब है। इससे सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जॉब नहीं है, ग्रेजुएट है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, भाई की तालीम है, जॉब नहीं है, तो क्या करेगा? नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो यहाँ पे भी तनकीद ये हो रही है कि जो 3-4 करोड़ की आबादी का शहर है जहाँ पर क्राइम आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो उसको छोड़ के आपने सिर्फ कच्चे के डाकुओं के लिए एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ करने की बात किया। डाउटेडली वो भी होना चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पहले इसका कोई आउटकम निकलता कि यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस के साथ साथ हमें रेट भी ज़ीरो दिखाई देता क्राइम का। वो नहीं है और प्लान वहाँ का बन रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बजाय कहने कच्चे के ढाबे से ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सिंध, इसके ऊपर अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और एजेंडा में ये शामिल होता है कि आपने सिंध पूरे की, कराची की और कच्चे की आपने कैसे हालात को ठीक करना बेटर। इससे ये इंप्रेशन गया कि आपको कराची की कोई फिक्र नहीं है और आप सीधे स्ट्रेट अवे जाके आप वहाँ कच्चे के डाकू में चेक कर रहे हैं। दैट एक एजेंडा पॉइंट ऐसा रखना चाहिए कि कराची इंक्लूडिंग इंटीरियर सिंध एंड कच्चा का एरिया। अब बात ये कि कराची के लिए भी आपको यहाँ पर आपको अच्छे SHOs पोस्ट करने की ज़रूरत है।
नंबर 2 कि जब पकड़े जाते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, क्योंकि होता ये है कि पकड़े जाते हैं और उनको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की सज़ा होती है। दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। अगर आपकी प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, तो फिर उनको कम से कम, और उसमें लिखा जाए, जो हमने अपने वक्त में कॉलम डाल दिया था कि इसने पहले कितनी दफ़ा जराइम किया, ताकि जब जज के पास जाए तो उसको ये पता हो कि ये आदि मुजरिम है, इसको ज़्यादा सज़ा चाहिए। अगर एक मुजरिम को 5 से 7 साल जो उसको सज़ा मिलती है, देन इट विल हैव डिटरेंट इफेक्ट ऑन अदर्स के नहीं जी अब हमें सज़ा मिलनी शुरू हो गई है और हम जराइम ना करें। लेकिन इसमें वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अक्सर ये बात होती है कि हम लोग ठीक है ऑपरेशंस का आगाज़ भी करते हैं, ऑपरेशन होते भी हैं, हो सकता है कि उसके बेनिफिट्स या फिर उसके आउटकम्स अच्छे भी हों, लेकिन अक्सर जो तनकीद की जाती है वो पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स पे की जाती है कि जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनकी कोई ट्रेनिंग ख़ास नहीं है। अगर आप उनकी फ़िटनेस पे बात करें तो वो आपको उस तरह की नज़र नहीं आएगी जैसी होनी चाहिए। तो कैसे मुमकिन है कि क्राइम को भी कंट्रोल किया जाए और ज़ाहिर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए? तो इसमें आपका नहीं ख्याल कि पहले रूट को ठीक किया जाए, फिर आगे ज़ाहिर चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जाती हैं? इट हैज़ टू बी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए आपको। नंबर 1, एनरोलमेंट अच्छी करें, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराएं। हमने 2500 के करीब लोगों को भर्ती किया था, लेकिन उनका हमने सक्खर IBA से टेस्ट करवाए थे, आउटसोर्स करके उनको फिजिकल मेडिकल टेस्ट करवाया था और उसके बाद इंटरव्यू हुए थे। यहाँ जो सिफारिशें कि MNA MP को कोटा मिल जाता है जी कि आप इतने भर्ती कर लें, इतने करना, वहाँ भी गो रहा। सेकेंड, जो आपके पास लोग हैं आपने रखने तो उन्हीं से ही है। सो उनमें से आप मेरिट के ऊपर अच्छे लोगों को विद फील्ड एक्सपीरियंस और बाकिरदार लोगों को आप रखें SHOs, क्योंकि अगर आपके SHO अच्छा है तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। और कच्चे के लिए लेट मी टेल यू, वहाँ के लिए आपको जब तक वहाँ के वडेरे जो है ना, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, आपके MNA MPs वहाँ के हैं, उनको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, ये वहाँ का बिल्कुल मैं आपसे यही बात करने वाली थी कि जब तक आप जिन्होंने मजबूत बनाया इन कच्चे के पक्के डाकुओं को, जब तक आप उनको लगाम नहीं डालेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये लोग जो कि वहाँ पर बैठे हुए हुकूमती रिट को चैलेंज करते हैं, आप यकीन कीजिए कि इनकी वीडियोज़ आती हैं, ये टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, इनके पास जदीद असलहा मौजूद है, आखिर ये इन तक पहुँचा कैसे? तो जाहिर है इसके पीछे जो लोग भी हैं जिनकी माँ पर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले तो उनको पकड़ना ज़रूरी है। देखें सैरिश, वहाँ पर ना सबसे बड़ा इशू है कि कच्चे में बहुत बड़ी तादाद का फाइनेंशियल रीज़न है। वहाँ पर अरबों की तादाद में वहाँ पर क्रॉप्स लगती हैं, गन्नम की, उसके बाद चावल की, देन उसके बाद आपके वहाँ पर फिश के बड़े बड़े मछली बहुत बड़ी निकाली जाती है, अरबों रुपए की ये बड़े लोग वडेरे निकालते हैं। फॉर दैट दे नीड टू हैव देयर ओन फोर्स, जिसको वो कंट्रोल एरिया को करते हैं। दिस नीड टू सॉल्व, रूट कॉज ये है। और मैंने अनाउंस किया था जी कि आइंदा अगर वहाँ पर अबडक्शन होगी तो जिस एरिया के वडेरा है, वहाँ का डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनको मैं उनकी FIR काटूंगा, उनको अरेस्ट करूँगा। तो आप देखिए क्राइम रेट डाउन हो गया। हमने जितने अबडक्शन हुई थी सबको विदाउट पेइंग रैंसम हमने वापस कर लिया। नेशनल हाईवे हमने ब्लॉक नहीं होने दी, रोज़ नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाती है, उससे बहुत अरबों की तादाद में नुकसान होता है, ड्राइवर्स को उठा के ले जाते हैं। तो आई एम हैप्पी कि अगर प्रेसिडेंट ने ये कॉन्फ्रेंस किया, बट इसका आउटकम शुड बी वेरी वेरी क्लियरली विजिबल, और रेंजर्स को पुलिस की पावर्स दें ताकि वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर सकें। वो अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि वो पावर दी जो पुलिस के पास है। सो एक दफ़ा इसको बैठ कर रिजॉल्व करें, फाइंड अ वे आउट एंड देन गो होल हार्टेडली। अच्छा, वैसे तो ये है कि ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह इंटेंट तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी आगाज़ हुआ है, जिसमें पहले फेज़ के लिए फ़ंड्स भी रिलीज़ हो गए हैं और शहर के दाखिली खारजी जो रास्ते हैं, कराची की स्पेसिफिकली बात अगर की जाए तो वहाँ कैमरे जदीद नौयत के लगाए जा रहे हैं जिन्हें लिंक्ड किया गया थानों के साथ। तो ज़ाहिर है एक नीयत तो है कि शहर से हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तो ऐसे में बस एक टेंशन होती है कि हमें रिजल्ट्स बड़ी देर से मिलते हैं, ताख़ीर से मिलते हैं, कि जिसमें फिर हमें ये फील होने लगता है कि बस वो दावों की हद तक था, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। आप कितने पुरुमीद हैं? देखिए, आई एम वेरी होपफुल, और ये सेफ सिटी कराची का यकीन करें, अभी निगरान में हमने इसको स्टार्ट तो पहले से, लेकिन तो अप्रूव बहुत मुश्किल से करवाया और आने से 2 हफ्ते पहले ये अप्रूव हो गया और अब सेफ सिटी के लिए पैसा रिलीज हो गया है। इसमें दुनिया के बेस्ट कैमरे जो है ना वो लग रहे हैं। उसके बाद जो पहले से आपके कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में CP आपके IG पुलिस के हेडक्वार्टर में जो लगे हुए हैं उससे डफटेल कर देंगे
और ये जितने एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ टोल प्लाजा हैं वहाँ भी कैमरे वहाँ तो लग गए हैं, और वो यहाँ तक भी कर लेते हैं कि जाली प्लेट नंबर प्लेट लगी हुई है। सो इसको अब जितनी जल्दी करते हैं द अर्ली द बेटर, लेकिन इसको बिल्कुल इसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट के वरना कोई फ़ायदा नहीं इतनी एफर्ट करने का। ये तकरीबन 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और ये दो साल में कंप्लीट होगा। इसको करना कोशिश ये करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी करें। अच्छा, दूसरा मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे आप उनके ज़ाहिर है आप साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं सूबे में, ये जो अभी एक ऑपरेशन का इसको जो नाम दिया गया है, क्योंकि आजकल ऑपरेशन पे तो काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि ऑपरेशन को पता नहीं क्या समझा जा रहा है, हालांकि ज़ाहिर है एक मुल्की मफाद के लिए और शहरियों के ही ज़ाहिर है मफाद में है कि उनके वहाँ से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा। जो सिंध में एक बड़ा ऑपरेशन जिसकी अभी ये बात हो रही है, ये किस नौयत का हो सकता है, किस तरह का होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, इस पर बताएंगे कुछ? देखें, सिंध में जो अगर तो जाएंगे वहाँ कच्चे के लिए जाएंगे तो वहाँ तो पुलिस, रेंजर्स और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और वहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कच्चे के अलावा जो पक्के में उनके आइज एंड ईयर्स हैं, जो पथारीदार हैं, जो ये सारा काम करते हैं और ये उनको डाकॉइट्स को बताते हैं कि फलां सेठ है, हिंदू है, इसे बहुत पैसे इसको उठा लो, फिर बाद में खुद ही डील करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड पथारीदार। इनको पकड़ने की जरूरत ताकि इनकी आइज एंड ईयर्स बंद हो जाए और जो रूट्स अंदर जाते हैं बाहर आते हैं वो बंद कर दें। आजकल चावल की फसल कट रही है, इनको वो फसल उठाने न दें, उससे इकोनॉमिकली डाउन होंगे। सेकंड, कराची में जो है आपकी पुलिस को रात को नजर आना चाहिए, जो पीक टाइम होता है जिसमें ज्यादा डिकॉर्डीज होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पुलिस खड़ी हो, रेंजर्स पेट्रोलिंग कर रही हो, और पुलिस से काली भीड़ों का खात्मा भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ इसमें सिविल सोसाइटी को शामिल करें, जो पुलिसिंग करते हैं, सिविल जो जॉइंट पुलिसिंग करते हैं, पुलिस और वहाँ के लोग अपने एरिया के लोग मदद करते हैं। कंट्रोल हेडक्वार्टर बनाए हुए DHM बड़ा अच्छा है जहाँ पर खुद अपने लोगों ने वहाँ पर कंट्रोल हेडक्वार्टर बनाया और वो साथ इमीडिएट पुलिस को बताते हैं, इसलिए वहाँ बहुत क्राइम रेट कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें करें और साथ सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें इसके अंदर। बड़ी आपने अच्छी बात की कि सिविल सोसाइटी को साथ इन्वॉल्व किया जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके होंगे। थैंक यू सो मच। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया। होपफुली ये जो अब एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके रिजल्ट अच्छे होंगे और जल्द अज जल्द हमारे सामने आएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। तो क्यों ना कुछ नया हो जाए, यही सोचकर 3 पाकिस्तानियों ने मुनफरिद मुहिम जोई का आगाज किया है और तीनों अफराद रिक्शे में सवार होकर विलायत जा रहे हैं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि जब आप ये ठान लेना कि आपने कुछ मुनफरिद करना है तो फिर बड़े नए नए आइडियाज़ जहन में आते हैं। इस्लामाबाद टू लंदन के सफ़र के लिए ऑटो रिक्शे को बतूता का नाम दिया गया है। हम वेलकम करेंगे कमांडर रिटायर्ड अब्दुल मालिक कुरैशी साहब को, जो कि सैयाह हैं, और लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड सैयद नासिर हुसैन साहब को, और किलाशी खातून हैं मुसरत साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है ये जो आइडिया अब आप लोगों के जहन में आया है। मैं चाहूँगी कि मुझे बताइए मैं नासिर साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ कि ख्याल किस तरह आया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी पूछूंगी कि मुमकिन अब कैसे होगा। तो पहले तो आइडिया का बताएं, किसका आइडिया था? सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया जी बोलने हमें टाइम दिया, इट्स अ ऑनर फॉर अस। बाकी ये कि ख्याल किस तरह आया, ख्याल तो बेसिकली ओवरलैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये 3-4 साल से ख्याल था कि एक व्हीकल में करेंगे, यानी पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान को लेके बाहर निकलेंगे। पहली बात उसकी जो सखावत है, कल्चर, हिस्ट्री है, सबको। अच्छा, रिक्शे का ख्याल कैसे आया? रिक्शे का इसलिए आया कि हमने जब सर्वे किया तो देखा कि 4 व्हील्स पे भी हो चुका है, लंदन जा चुके हैं, 2 व्हील्स पे भी जा चुके हैं। फिर हमने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, हमने एक पाकिस्तान की इसमें एक कल्चर दिखा रहे हैं, हिस्ट्री दिखा रहे हैं, ट्रेडिशन दिखा रहे हैं, पूरा ना एक पूरा समझे कि पाकिस्तान को आगे पेश कर रहे हैं। तो हमने कहा यार पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो फिर हमने कहा कि यार, और जिस पे कोई काम हुआ भी नहीं है, जो व्हीकल जा नहीं सकते, वो फिर हमने कहा यार रिक्शा ऐसा है जो बतूता हमारा, जिसका हमने बतूता नाम दिया है, जो कि आपको पता है मराकेश फेमस एक्सप्लोरर है, उसको देखते हुए तो हमने कहा ये दिस इज़ आवर पाकिस्तानी बतूता। तो मैंने कहा इसको हम करते हैं, यूनिकनेस भी और चैलेंजिंग भी है, और जो है ना इसको हम फिर हमने ट्रक आर्ट में किया। फिर हमने जब सर्वे किया थोड़ा सा, हमने कहा कि यार कि इसको देखेंगे, पहले किसी ने किया नहीं किया,
तो वो भी किसी ने नहीं किया हुआ था। अच्छा, उसमें हमने लेडी जो मेंबर इसलिए डाली है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जर्मन्स ने किया हुआ है, लेकिन एज अ फीमेल किसी ने नहीं किया, तो इट विल बी पहली बात है पाकिस्तानी ने, दुनिया में भी किसी ने नहीं किया। सही, ठीक है। अच्छा, ख्याल फिर इसलिए आया कि जो है ना ये हमारी सहाफ़त का हिस्सा है, यानी कल्चर है, ये भी रिक्शा भी एक कल्चर है हमारा जो बतूता है, ठीक है, जिसको हम बड़ा वो समझते हैं कि ये जो है ना गरीबों की सवारी है या उसकी सवारी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। चले मैं मुसरत की तरफ अब आती हूँ। मुसरत मुझे बताएगा कि आप तो ऐसा सही। अच्छा मुसरत, मुझे आप ये बताएगा कि जब आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो उस वक्त आपके जहन में क्या बातें थी जो कि आपने सोचा कि पहले मुझे इन पे इत्मीनान करना है, उसके बाद बाकी पैशन तो है ही, जाना तो है साथ, तो बताएंगी वो क्या बातें थी आपके जहन में? हाँ शिफादा, सबसे पहले तो ये वहाँ आई तो मुझे ये पता चला कि ये रिक्शा वहाँ आई है, तो उसके बाद ये टीम बनाई है। तो जब ये बात मुझे पता चला तो मुझे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं उनको ज्वाइन करूँगी। जैसे कि बाहरी मुल्क से जो टूरिस्ट पाकिस्तान आती है सफ़र करके बाइकों में, तो हम पाकिस्तानी लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती है? हमारी अंदर भी वो टैलेंट है, हम भी कर सकती है। तो इसलिए मैं एक वो आगे जाना चाहती हूँ, ताकि मिसाल बनना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की बेटी भी ट्रैवल कर सकती है रिक्शे में। सही। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ आती हूँ अब्दुल मालिक साहब, मुझे ये बताएगा कि रिक्शा वैसे तो आमतौर पर जब हम देखते हैं रिक्शों को तो वो बड़ी हल्की फुल्की सवारी है कि ज़रा सा वज़न ज़्यादा हुआ या ज़रा रास्ता थोड़ा सा ख़राब हुआ तो रिक्शा उलट भी जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या। लेकिन ये सवारी क्या इस काबिल है कि इसको इस्लामाबाद से लंदन तक लेके जाया जाए, वो भी चला के? जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जो रिक्शा है ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी व्हीकल है और इसमें लोड मैनेजमेंट का इशू होता है, क्योंकि इसके पीछे 2 व्हील्स हैं और आगे 1 व्हील है ना, तो जब वो वज़न जो उसका आगे शिफ्ट होता है तो ये उलट भी सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमने इनलैंड किया था, चोलिस्तान भी गया ये रिक्शा, और वो तो प्लेन लैंड थी ना, तो अभी इसको रिसेंटली चिलम जोशी फेस्टिवल था कैलाश में, तो ये इस्लामाबाद से कैलाश गया, पहाड़ी इलाका था। और दूसरी इसमें बात ये कि ये इसका वज़न कम होता है और उसकी वजह से इसको हम टो भी कर सकते हैं अगर इनके कोई ख़राबी पैदा हो जाए, और हाथ से भी हो सकता है, ये हाथ से सीधा भी हो जाता है, अगर उलट जाए तो इसको हाथ से भी सीधा कर सकते हैं। तो ये बड़ा जो है ना, एक तो एडवेंचरर है। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप लोगों का ये प्लान अभी जो है लंदन टू इस्लामाबाद टू लंदन, और आई थिंक सो अगस्त में आप शुरू कर रहे हैं सफ़र अपना, तो ये कितने दिनों पर मुहित होगा? जी ये 14 अगस्त से शुरू होगा और हमारा प्लान है प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको स्टार्ट करने का, और ये टोटल जो है ना इसके 60 दिन है। हम 60 दिन के अंदर इसकी पूरी जो है ना पैसेज प्लानिंग की हुई है, स्पीड के डिस्टेंस के हिसाब से और स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट करके, ताकि चूँकि हमारी इसके अंदर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं बैरून मुल्क और उनके साथ भी मुलाकातें हैं इस पूरे ट्रिप में, तो वो जो सारी मुलाकातें हैं वो प्लान हैं। सही। तो चले मैं अब समझ तो उसमें जो है ना फिर हमें इसकी ये हर चीज़ प्लान के मुताबिक ठीक है जी। नासिर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ, तो मुझे बताएगा कि आप लोगों को स्पॉन्सर किसने किया है? जाहिर है जब रिक्शा रास्ते में अब रुकेगा भी, फिर उसके अलावा एक्सपेंस इसके फ्यूल का भी होगा, तो ये आप लोगों ने अपने तय अफोर्ड कर रहे हैं या फिर आपको स्पॉन्सर किया किसी ने? जी बहुत ऐसा क्वेश्चन है। अब तक तो जितना किया है वो अपने सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे किया है, जो इनलैंड किए हमने टूर्स, ठीक है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का काम है, उसके आगे हम प्रमोट करें, तो लेकिन हम यानी इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑनरेबल अता तारर साहब से भी मुलाकात हुई है, हेरिटेज सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई, तो दे आर वेरी कीन। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके प्लेटफॉर्म लेंस के थ्रू द बोल टीवी के जो लोकल, क्योंकि बेसिकली हमने लोकल चीज़ों को आगे प्रमोट करनी जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं आए इस काम में हमारे साथ, और इट विल बी अ ग्रेट कॉज फॉर द पाकिस्तान। और उस इन लम्हों में कि जब नेगेटिविटी बहुत है, जिस तरह आपने शुरू में मैं देख रहा था आपका शो, तो आपने कहा कि ये शर्म की बात है कि पाकिस्तान टीम जो है ना हार गई और वो आपके अफगानिस्तान जीत गई, तो एक कोई पॉजिटिविटी देना चाह रहे हैं कौम को कि यार हम कर सकते हैं, हिम्मत हारेंगे, नीयत सही हो तो हर काम हो सकता है। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। जो है ना हमें पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हमें पूरी सपोर्ट है,
और हमारी इंफॉर्मेशन कल्चरल जो मिनिस्टर हैं अतात अरड़ साहब, ऑनरेबल फेडरल सेक्रेटरी हैं जामी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो इसके अलावा हमें जो है ना जो लोकल ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर, और इवन के जो एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे, इमर्जिंग ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारे साथ मिलें, ताकि हम पाकिस्तान का कल्चर, टूरिज़्म, हम इसको बाहर लेके जाएं। बिल्कुल, आपका ये मैसेज ज़ाहिर है पहुंच गया है जिन तक आप ये पहुंचाना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से। अच्छा, मैं आपकी तरफ मुसरत आऊँगी, मुझे ये बताइएगा मुसरत, कैलाशी ख़वातीन को बहुत कम देखा है मैंने कि जो अपने इलाके से ही निकलती हूँ, तो आपने जब ये फैसला किया कि आपने जाना है और बरतानिया तक जाना है, वो भी रिक्शे पर, तो किस तरह आपकी फैमिली ने फिर उस पर रिएक्ट किया? घर वालों ने क्या कहा, कितना सपोर्ट किया? हाँ, ये जाहिर सी बात है, फैमिली ने मुझे इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मुझे पहले से ही शौक़ था कि मैं बाहर मुल्क में जाऊँ, टूर करके आऊँ। तो जब ये आइडिया आए तो मैं अपनी फैमिली से शेयर किया, तो वो इसलिए खुश हुआ कि पहले तो मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करे, उसके बाद KPK को, उसके बाद मैं अपने कल्चर को प्रेजेंट करे, वहाँ जाकर मैं अपने कल्चर को प्रेजेंट करूँगी ना। तो इसलिए वो भी एक्साइट हुआ, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी है और थोड़ा डिप्रेशन में भी है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इतना लंबा सफ़र नहीं किया, ताकि कैलाश में कोई भी ऐसा लड़की नहीं है कि जो इतना लंबा सफ़र किया। जहाज फ्लाइट में गई है पर ऐसा डेंजरस वो नहीं किया है। वो फर्स्ट मैं लड़की हूँ कि मैं वो चॉइस किया कि मैं रिक्शा में या पाकिस्तान से लंदन जाऊँगी और इंशाल्लाह वहाँ जाकर। तो आपके जो साथी हैं इस ग्रुप में, वो कितने आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, कितना ताउन कर रहे हैं, उनके साथ कंफर्टेबल हैं आप? जी चले, ज़बरदस्त। मुसरत जो है हमारी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा। और ये जो है जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके चल रही हैं, पाकिस्तान की जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए ये एक हिम्मत का बाइस हैं। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से जब ये इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुली हम इस एक्सपीडिशन को कंप्लीट करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम है कि हम पिंक रिक्शा जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। चलें, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सोच है आपकी। ख़वातीन ही उसकी ड्राइवर हों। सही जी। बाकी एक चीज़ मैं ये सिर्फ ऐड करूँगा, मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच, अब्दुल मालिक साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब, और मुसरत आपका भी कि आप लोग हमारे साथ मौजूद रहें, और ऑल द बेस्ट इस सफ़र के लिए। खैर से जाएं, खैर से आएँ। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। एक बहुत अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आज दुनिया भर में फुलबेरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 25 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर में आबादी का 1 से 2% जो है वो बर्स की बीमारी से मुतासर है, जिसको फुलबेरी की बीमारी कहते हैं। ये स्किन पर धब्बों की शक्ल में आप देखते हैं कि रंग उड़ जाता है। ये धब्बे किस हद तक बढ़ सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है, यहाँ तक कि बीमारी बालों और मुँह को भी अंदर से मुतासर कर सकती है। और मैंने देखा है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वक्त हमारे साथ स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर बिलाल शम्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएगा कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कि इस बीमारी का शिकार होते हैं, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके किसी बहन भाई या पेरेंट्स में से भी किसी को ये बीमारी होती है। तो क्या ये जेनेटिकली आपको हो जाती है या फिर इसकी कुछ दीगर वजूहात भी होती हैं? जी, सैरिश विटिलिगो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में फुलबेरी या बर्स की बीमारी कहते हैं, ये आपने जिक्र किया कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है। इसकी वजूहात वैसे अननोन है, लेकिन ये है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत के खुलिये, जिनका काम जरासीम के साथ लड़ना है, जिनका काम बीमारी दूसरी आपके जिस्म के बाहर से जो फंगस, वायरसेस, बैक्टीरिया वो आते हैं, उनके साथ लड़ना है, वो आपके जिस्म के उन खुलियों पे अटैक करने लगते हैं जिसको मेलानोसाइट कहते हैं, जो स्किन को ब्राउन कलर देते हैं। वैसे ये उन इंडिविजुअल्स में ज्यादा होते हैं ये जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। तकरीबन 10 से 15% बर्स की बीमारी में मुब्तला लोगों में फैमिली हिस्ट्री
होती है, यानी उनके फैमिली का कोई और फर्द जरूर इस बीमारी में मुब्तला होता है। तो ये और भी डिजीजेस के साथ कभी कभार एसोसिएटेड होती है। चूंकि ये खुद भी ऑटो इम्यून है, तो ऐसे मरीजों में दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, मसलन ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज वगैरह वगैरह। सही। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये इज इट ट्रीटेबल, या फिर मैंने तो ये सुना है लोगों से कि ये बस फिर जिसको हो जाती है फिर उम्र भर रहती है, इसका कोई इलाज ऐसा उस तरह नहीं है? सैरिश, इसका अनप्रेडिक्टेबल कोर्स होता है। ये इसके कई अकसाम है, कुछ अकसाम ट्रीटेबल है, और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे कि आपको किस टाइप की विटिलिगो है या विटिलिगो का एक्सटेंट कितना है। यानी कभी कभार विटिलिगो हद से ज्यादा जब बढ़ जाए तो फिर हम विटिलिगो को ट्रीट नहीं करते, फिर हम पूरे जिस्म को विटिलिजिनस बना देते हैं। यानी अगर ये बीमारी आप सपोज कर लें कि 80% से ज्यादा बॉडी एरिया को इन्वॉल्व कर ले, तो फिर इसको रिवर्स गियर लगाना अच्छा, मुश्किल होता है। फिर हम जो लोग 100% मतलब बिल्कुल ही वाइट हो जाते हैं, वो भी यही बीमारी होती है या वो कुछ और है? जी, मैं आपको बड़ी मिसालें देने वाला हूँ। इसमें आपको एक लेजेंडरी सिंगर था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन बेसिकली नेग्रो था, अफ्रीकन अमेरिकन था। तो उसको विटिलिगो की बीमारी लग गई। विटिलिगो की बीमारी 80% से ज्यादा उसकी बॉडी को इन्वॉल्व कर गई। तो उसका जो कंसर्न्ड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने उसको एक ऑप्शन दिया कि क्यों ना हम आपको कंप्लीटली विटिलिजिनस बना दे, आपकी पूरी स्किन एक जैसा बना दें। तो ऑप्शन भी हम मरीज को देते हैं, और पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस कराया है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी केसेस में ये सक्सेसफुल भी है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि मैंने सुना है लोगों से कि जिसको ये विटिलिगो होता है उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम भी गर्म है, तो बड़ी इची स्किन रहती है। इसके मुझे बताएंगे कि ये क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के साथ? सैरिश, गर्मी ज्यादा या कम लगने वाला जो सवाल है, ये मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से आपको बताऊंगा। अच्छा। इसमें सनबर्न का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि सन एक्सपोजर ऐसे मरीजों में उनको स्किन बर्न के केसेस बढ़ जाते हैं। और जब हम मरीज को कंप्लीटली विटिलिजिनस कर दें या उस खुद ही वो बीमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर दें, फिर स्किन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अमूमन ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक है, यानी मरीज को कुछ नहीं महसूस होता। जो पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, उसमें न कोई इचिंग होती है, न कोई पेन होता है, न कोई साइन सिम्टम होते हैं। लेकिन इस बीमारी के साथ अगर कोई और साथ में कोमॉर्बिडिटी हो या फिर कोई और बॉडी एरिया इन्वॉल्वमेंट हो, सपोज विटिलिगो के अंदर यूवियाइटिस यानी आंख के अंदर का सूजन हो सकता है, तब फिर अलामत डिफरेंट हो जाते हैं। डॉक्टर बिलाल, मुझे बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग पेशेंट को ही ऑफर करते हैं कि आपकी पूरी स्किन को ही मतलब इवन कर देते हैं, मुझे क्या बताएगा कि इसमें आपको इंजेक्शन लगाते हैं, कोई सर्जरी है, ये किस तरह फिर पॉसिबल होता है? जी सरिश, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस है, जिसमें हम लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पिको सेकंड लेजर्स का या क्यू स्विच लेजर्स का, और साथ में कुछ और मेडिकेशन है जिसमें हम वो जब अप्लाई करते हैं तो वो एरियाज जहाँ पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है, वो पिगमेंटेशन भी चली जाती है। वो टॉपिकल मेडिकेशन यानी वो क्रीमें उन सेल्स को भी डैमेज कर जाते हैं जो बचे होते हैं, यानी वो मेलानोसाइट जिनके कहीं कहीं पे पिगमेंटेशन होती है, जो जब स्किन बिल्कुल अनइवन नहीं लगता तब वो इवन हो जाता है, इवन टोन हो जाता है। यानी वो जो सोशल स्टिग्मा है ना मरीज का, इसको रोका जा सकता है? जिस तरह अगर अल्लाह ना करे किसी के भी स्टार्ट हुआ है और वो चाहता है कि फैले ना, तो कैसे रोकेंगे? जी, इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है। अब अगर ये जनरलाइज्ड है तो उसमें हम दवाइयों के साथ साथ फोटोथेरेपी और जिसमें हम नैरोबैंड, अल्ट्रावायलेट भी वगैरह की शुआओं का भी इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स का, इंजेक्शंस का, इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक वेरिएंट है जिसको हम स्टेबल वेरिएंट कहते हैं, सेगमेंटल विटिलिगो। उसमें अमूमन ये होता ही है कि कम उम्र बच्चों में ये शुरू हो जाता है और 1 से 2 साल में वो स्टेबल हो जाती है, वो बीमारी वो बढ़ती नहीं है, वो उसी जगह पे बरकरार रहती है। अमूमन ये मिड लाइन को इन्वॉल्व करती है, फेस और नेक एरियाज को। इसमें फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है।
इसमें ट्रीटमेंट होता ये है कि हम अगर एक बीमारी स्टेबल है मोर देन 6 मंथ्स, फिर हम क्रीम वगैरह इस केस में इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम फिर पंच ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी स्किन कहीं और से ले आकर, जैसे आप ग्रासी उगाते हैं ना, छोटे छोटे पैचेस ग्रासी के लगा देते हैं, वो फैल जाते हैं और पूरे एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह हम पंच ग्राफ्टिंग जब करते हैं, बाकी स्किन से कुछ पंचेस ले आते हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले आते हैं, वो वहीं पे उस वेरिएंट के अंदर हम लगा देते हैं। हम एक तरीके से सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब ये बीमारी 6 महीने तक स्टेबल हो। इसमें एक बहुत जरूरी बात मैं बताता चलूं आपको, थोड़ा सा क्विकली, टाइम शॉर्ट है। ये सर्जरी तभी पॉसिबल है कि इसमें ये बीमारी फैले ना। विटिलिगो के अंदर एक फेनोमेना है जिसको कोबनर्स फेनोमेना कहते हैं। अगर कोई जिस्म का कोई हिस्सा जख्मी हो जाए, वहां भी विटिलिगो शुरू हो जाती है। अमूमन लोग ठीक है, मैं डॉक्टर शम्स रियली सॉरी, इस पर हम किसी दिन मजीद भी बात करेंगे, उनका खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।